अनुपमा की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था और कुछ महीनों के बाद की कहानी मुंबई की भीड़भाड़ भरी सड़कों और भागती दौड़ती जिंदगी के साथ शुरू होती है। अनुपमा का दिन एफएम रेडियो की हल्की आवाज और भगवान की पूजा से आरंभ होता है। वह अपने नए घर के छोटे से किचन में सबके लिए खाना बना रही होती है, लेकिन मन कहीं और उलझा रहता है। वह गहरी सोच में होती है कि कैसे इतने उतार चढ़ावों के बाद भी उसने खुद को संभाला है। तभी बाहर से नल में पानी आने की आवाज आती है और वह तुरंत अपने काम को रोककर पानी भरने के लिए जाती है। जाते जाते वह अपनी रूममेट जसप्रीत को उठाने की कोशिश करती है ताकि दोनों साथ पानी ला सकें। उधर शाह हाउस में लीला भारी बाल्टी उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उम्र और थकान उसके शरीर पर हावी हो चुकी होती है। तभी प्रार्थना वहां आकर उसकी मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन लीला अपने स्वभाव अनुसार उसकी मदद ठुकरा देती है। इस तनाव के माहौल में अंश वहां आता है और लीला से कहता है कि वह खुद बाल्टी संभाल लेगा और प्रार्थना को ऑफिस जाने के लिए कहता है। वह बड़े विश्वास के साथ कहता है कि वह घर की जिम्मेदारियों को निभा लेगा, लेकिन लीला उसे ताना मारते हुए कहती है कि दूसरों का बोझ उठाकर वह खुद ही टूट जाएगा। तभी प्रार्थना के फोन पर ऑफिस से कॉल आता है और अंश बाल्टी लेकर चला जाता है। प्रार्थना भगवान को धन्यवाद देती है कि उसे एक नई शुरुआत का अवसर मिला, भले ही लीला उससे अब भी खफा है। बाबूजी लीला को याद दिलाते हैं कि प्रार्थना किराया दे रही है, लेकिन लीला मन ही मन यह फैसला कर लेती है कि वह अंश की शादी करवाकर प्रार्थना को इस घर से निकाल देगी। वहीं दूसरी ओर अनुपमा पानी की लाइन में खड़ी होती है और जब उसका नंबर आता है तभी सविता नाम की महिला अपनी बाल्टी बीच में रखकर पहले पानी भरने की जिद करने लगती है। अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है और झगड़े से बचने की कोशिश करती है। सविता बाल्टी भर लेती है, लेकिन यह सब देख रही जसप्रीत अचानक सविता पर एक भरी हुई बाल्टी उलट देती है। सविता चिल्लाने लगती है, लेकिन जसप्रीत मजाक में कहती है कि तू नहाने जा रही थी न, तो यही नहला दिया तुझे। दोनों के बीच बहस हो जाती है और जसप्रीत सविता को डांट कर भगा देती है। वह अनुपमा से कहती है कि अब उसे खुद के लिए आवाज उठाना सीखना होगा, नहीं तो जिंदगी यूं ही तकलीफ देती रहेगी। जसप्रीत उससे सवाल करती है कि क्या कभी उसने खुद के लिए खड़ा होना सीखा है। यह सुनकर अनुपमा को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब उसने गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस बीच प्रेम अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है और मोटी बा से आशीर्वाद लेता है। मोटी बा उसकी आरती करती है और प्रेम जाने लगता है। तभी वह उसे समय पर ऑफिस पहुंचने की सलाह देती है। नाश्ते की टेबल पर पराग आता है और हमेशा की तरह सेंटर सीट पर बैठने के बजाय किसी दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। प्रेम उससे पूछता है तो पराग उदासी भरे स्वर में कहता है कि जिंदगी ने उसे इतनी जोर से झटका दिया है कि अब कुछ भी अपनी जगह पर नहीं रहा। प्रेम उसे समझाता है और कहता है कि राजा चाहे जितना भी दुखी हो, अपने सिंहासन पर बैठकर ही दुखी होता है। उसी समय गौतम का मैसेज आता है जिसमें वह पेमेंट रिलीज को लेकर सवाल करता है। प्रेम उसे बताता है कि अब वह सेल्स और परचेस देख रहा है और उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। गौतम मोटी बा से कहता है कि वह प्रार्थना की वजह से इस घर में रुका था, लेकिन अब अगर उसका अपमान होगा तो वह ज्यादा नहीं टिकेगा। मोटी बा यह सुनकर तय करती है कि वह खुद प्रेम से इस बारे में बात करेगी। तभी ख्याति आकर शिकायत करती है कि अब तक नाश्ता क्यों नहीं लगा है। वह बैठती है, मीता और राजा भी वहीं आ जाते हैं। राही नाश्ता लेकर आती है और पराग को दवाई लेने की सलाह देती है। वह सबको नाश्ता परोसने लगती है, लेकिन ख्याति उससे नाराज होकर मुंह मोड़ लेती है। इस पूरे माहौल में राही को बुरा लगता है। इसी समय माही वहां आती है और नाश्ते के लिए बैठ जाती है। ख्याति उसे प्यार से खाने के लिए कहती है और जब माही उपमा खाती है तो कहती है कि इसमें नमक कुछ ज्यादा है। राही यह सुनकर और भी असहज महसूस करती है। उधर अनुपमा और जसप्रीत घर वापस आती हैं और अनुपमा के मन में ख्याति और माही की कही हुई कड़वी बातें घूमने लगती हैं। उसे वह सारे ताने याद आते हैं जो उस पर लगाए गए थे।
वह बेचैनी से भर जाती है और घबरा जाती है। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए खुद से कहती है कि बीते हुए कल को भूल जा, क्योंकि अब एक नई सुबह तेरे सामने है। तभी मोटी बा घर में बनी उपमा पर सवाल उठाती है और कहती है कि यह घर में किसी को पसंद नहीं है। इस पर ख्याति जवाब देती है कि माही को उपमा बहुत पसंद है और अब वह इस घर की बहू है। माहौल में हल्का तनाव है, लेकिन हर कोई अपने अपने हिसाब से एक नई दिशा में कदम रखने की कोशिश कर रहा है। हर किरदार अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है और कहीं न कहीं यह साफ है कि इस परिवार में कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। रसोई के काम के बीच जब राही ने ध्यान न देने पर गलती कर दी तो ख्याति ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, ध्यान रखा करो। राही धीमे स्वर में बोली, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन ख्याति ने बात को वहीं नहीं छोड़ा। उसने तीखे लहजे में कहा, कब से कोशिश ही कर रही हो, कोई काम तो ढंग से नहीं हो रहा है। तभी पास खड़ी मोटीबा ने मीता पर भी तंज कसते हुए कहा, घर में 3 पोता बहुएं हैं, लेकिन काम सिर्फ 2 ही कर रही हैं। तीसरी की सास का न अपनी बहू पर काबू है और न अपने बेटे पर। मीता बुरा मान जाती है और कहती है, मेरा बेटा खुश है, यही काफी है। इस पर मोटीबा कहती है, खुश नहीं, वह तो अपनी पत्नी का गुलाम है। मीता फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है, जैसा भी है, लेकिन बेटा जिंदा है। यह सुनकर मोटीबा एक पल को चौंक जाती है और वहां खड़ी ख्याति को अपने बेटे आर्यन की याद आ जाती है, जो अब उनके बीच नहीं है। प्रेम ख्याति को संभालता है, जबकि राही, जो यह सब देख रही थी, पराग को सहारा देती है। इसी बीच दूसरी ओर अनुपमा के घर में सुबह की हलचल चल रही होती है। जसप्रीत अनुपमा से टिफिन पैक करने को कहती है और साथ ही उसे बोलने और अपने मन की बात कहने की सलाह देती है। तभी उनकी रूममेट सूरी वहां आती है और जसप्रीत के साथ उनकी मजाकिया नोकझोंक शुरू हो जाती है। जसप्रीत उसे छेड़ते हुए कहती है कि जब वह लड़का देखने जाए तो अच्छे से तैयार होकर जाए। सूरी हंसते हुए जवाब देती है कि लड़कियों को सीधा सादा ही रहना चाहिए। लेकिन जसप्रीत उससे सहमत नहीं होती और कहती है, अगर इस दुनिया में जीना है तो लड़कियों को भी टेढ़ा बनना पड़ेगा। वह सूरी को समझाती है कि स्वार्थी बनना जरूरी है, वरना यह दुनिया कुचल कर रख देगी। अनुपमा चुपचाप सब सुनती रहती है और अपने अतीत के उन लम्हों में खो जाती है जब उस पर अपनों ने ही ताने मारे थे, गुस्सा दिखाया था। थोड़ी देर बाद जसप्रीत ऑफिस चली जाती है और सूरी अनुपमा से कहती है कि वह बहुत अच्छी इंसान है। अनुपमा उसके शब्दों से थोड़ी भावुक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर राही प्रेम के लिए टिफिन पैक कर रही होती है और उसे लगातार हिचकियां आ रही होती हैं। वह टिफिन के साथ एक प्यार भरा नोट भी लिखती है और सोचती है, मम्मी आप मुझे याद कर रही हैं न। वह बोल उठती है, मम्मी आप कहाँ हो। उसी समय अनुपमा को भी हिचकियां आती हैं और वह पानी पीते हुए खुद से कहती है, मुझे कौन याद करेगा, ऐसे ही आ रही होगी। तभी उसकी नजर स्नैक्स पर पड़ती है और वह भावुक हो जाती है, यह मेरी राही को बहुत पसंद है। उधर राही भी वही स्नैक्स बना रही होती है और कहती है, यह मम्मी मेरे लिए बनाती थीं, आज मैं प्रेम के लिए बना रही हूँ। जैसे मुझे यह देखकर खुशी होती थी, काश प्रेम को भी वैसी ही खुशी मिले। तभी राही के हाथ पर चोट लग जाती है और प्रेम फौरन आकर उसका हाथ सहलाता है। वह कहता है, सबका ध्यान रखती हो तो अपना ध्यान रखना क्यों भूल जाती हो। राही मुस्कुराते हुए जवाब देती है, इसलिए तो तुम हो जो मुझे यह याद दिला सको। प्रेम हंसते हुए कहता है, आज कई दिनों बाद हम बाहर जा रहे हैं, क्या तुम एक्साइटेड हो। राही आंखों में चमक लिए हामी भरती है। तभी माही वहां आती है और प्रेम और राही को साथ देखकर जलन महसूस करती है। वह प्रेम से ऑफिस चलने को कहती है और दोनों चले जाते हैं। राही एक बार फिर अनुपमा को याद करती है और कहती है, मम्मी रसोई और रिश्तों के साथ साथ बाहर की दुनिया भी संभालती थीं, और मैं हूं कि दोनों में से कोई एक भी ठीक से नहीं संभाल पा रही हूं। उधर अनुपमा और सूरी घर से निकलते हैं। अनुपमा कहती है कि इस महीने किराया देने में देर होगी क्योंकि उसे खाना बनाने का काम नहीं मिल रहा है। सूरी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। अनुपमा उसकी दोस्ती और मदद के लिए धन्यवाद कहती है। सूरी हंसकर जवाब देती है,
आपको अभी भी मुंबई पूरी तरह से समझ नहीं आई है। यह धन्यवाद रुककर नहीं कहा जाता। यह चलने वालों का शहर है और आप में वो हिम्मत है, वह जोड़ती है। आप जब पहली बार मुझसे मिली थीं, तब भी मुझे लगा था कि आप पहले भी मुंबई आई हैं। अनुपमा के चेहरे पर अचानक एक अतीत की लहर दौड़ जाती है और वह याद करती है कि वह अनुज के साथ मुंबई आई थी। उसकी आंखों में एक झलक पुरानी यादों की दिखती है। इसी भावुक मोड़ पर एपिसोड खत्म होता है। आगामी एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा लोकल ट्रेन में एक बच्ची को डांस करते देखती है और अपने अतीत के उन पलों में खो जाती है जब वह खुद भी नृत्य किया करती थी। वहीं दूसरी ओर पराग राही से कहता है, तुम खुद की डांस एकेडमी खोलना चाहती थी न? अब समय आ गया है इसे सच करने का। राही की आंखों में एक नई चमक उभरती है। अनुपमा, जो यह सोच चुकी थी कि अब वह कभी घुंघरू नहीं पहनेगी, वह भी मन ही मन दुविधा में पड़ जाती है। क्या वह फिर से मंच पर लौटेगी या अतीत की छाया में ही बनी रहेगी? यही इस नई शुरुआत की जड़ में छुपा है।